गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में ये आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंडियन इकोनॉमिक ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। एक असेसमेंट देख लेते हैं कि इस रिफॉर्म से क्या क्या चेंजेस हुए और ये इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स से क्या क्या फ़र्क पड़े, यानी कि रिफॉर्म के दौरान यानी चेंजेस के टाइम पर क्या कुछ हुआ इंडियन इकोनॉमी पर, ये अब हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग पहले भी अभी समझ चुके हैं कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया है ना। उसके प्रोस एंड कॉन्स भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया, समझ ही लिया। अब यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस को देख लेते हैं कि कैसे कैसे उसका क्या प्रभाव पड़ा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसमें। तो द रिफॉर्म्स प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड 1.5 decades सिंस इट्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब यानी कि वो पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हुआ 1.5 यानी कम से कम 15 साल के दौरान। अब यहाँ पे ज़रा हम लोग देखते हैं कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं। ठीक है, मेजर चेंजेस, तो मेजर चेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो पहले 80s में देखा जाए, 80s और 91 में 3.6 था। उसके बाद फिर धीरे धीरे 3.3 हुआ, फिर 2.3 हुआ, फिर 3.2 हुआ, 1.5, 4.2 और यहाँ पे माइनस में 0.2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर में क्या चेंज हुआ, 7.1 हुआ, 6.5, फिर 9.4, 7.4, 3.6, 5 और 5.9। सर्विसेज में देख लो 6.7, 8.2, 7.8, 10, 8.1, 7.8, 10.3। जीडीपी ये पूरा शो हो रहा है जीडीपी का, है ना, ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स इन परसेंट। ठीक है, तो ये अब जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल में कितना गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती, चाहे वो वेदर इन सर्विसेज हो, वेदर इन गुड्स हो, वो सब हमारा जीडीपी में आ जाता है। तो यहाँ पे सर्विसेज और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, तो ये सारा हमारा क्या हो जाता है हर साल का। आप देखो 1980s और 1991 का ये जीडीपी आया है पूरा का पूरा। 92 और 2001 का अगर देखें तो फिर यहाँ तक की ग्रोथ है। ये पूरा इन एक कंपैरेटिव एनालिसिस ये पूरा दे रखा है 7.2 तक का ये। तो इस तरीके से हमारा जीडीपी देखिए कहीं कहीं पर बढ़ रहा है, कहीं कहीं पे घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और जहाँ जहाँ पे घट रहा है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये जब आप पूरी डिटेल पढ़ोगे तो ये पूरा इसमें डिटेल में आपको मिलेगा, तो ये आप रीड करना एक बार। ये मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, और मैंने आपको बता ही दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्या होता है। जो विदेशी कंपनीज़ हैं जब वो इंडिया में, भारत में इन्वेस्ट करती हैं उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि FIIs भी, दोनों ही अगर हम देखें फॉरेन FIs होती हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और यही दोनों हमारा देखा जाए तो फिर क्या कितना कितना ज़रा देखते हैं। हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट $100 मिलियन 1990 और 91 में था, यहाँ से लेकर के 73.5 बिलियन इन 2014-15 तक में इतना चेंजेस हुआ है। अब आप देखो $100 से लेकर के $100 मिलियन से लेकर के 73.5 बिलियन डॉलर US हो गया कब, 2014-15 में। ठीक है, तो ये थोड़ा चेंज हुआ है ना। और अब इसमें और कुछ खास चीज़ें देखते हैं हम लोग। इधर देखते हैं इंडिया, आप बाकी रीड करेंगे, मैं खास चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इंडिया इज़ seen as a successful exporter of auto parts, engineering goods, IT software and textiles in the reform period. Rising prices have also been kept under control. यानी कि इंडिया का देखा जाए तो ये सक्सेसफुल इम्पोर्टर बना किस चीज़ का, ऑटो पार्ट का, इंजीनियरिंग गुड्स का, IT सॉफ्टवेयर का, टेक्सटाइल्स का, इन सभी चीज़ का। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस हैव ऑल्सो बीन केप्ट अंडर कंट्रोल, और प्राइसेस जो बढ़ रहे थे उसको भी कंट्रोल में इंडिया लेकर के आता है। ऑन दी अदर हैंड, अब और भी देखो क्या हुआ। द रिफॉर्म प्रोसेस, जो पूरा रिफॉर्म प्रोसेस था, हैज़ बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट बीइंग able to address some of the basic problems of facing our economy especially in areas of employment। यानी कि इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया कहीं कहीं पर,
जैसे कुछ एरिया हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड फिजिकल मैनेजमेंट है, इन सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिली हैं, तो इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट पे देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। तो देखा जाए तो फिर ग्रोथ भी हुई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीपी ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड इन द रिफॉर्म पीरियड, यानी कि ग्रोथ रेट बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं उसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या हुई हैं, सफिशिएंट हुई हैं, वो भी बढ़ी हैं। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर वेयर द ग्रोथ रेट हैज़ बीन डिसेलरेटिंग, यानी कि जो ज़्यादा रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बेनिफिट नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट था वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम ही होने लगा। कैसे? तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स इरीगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेजेस एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन, यानी इन सब फील्ड में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुए हैं विच प्लेड अ क्रूशल रोल इन दी ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ अ फॉलन इन दी रिफॉर्म पीरियड। और धीरे धीरे क्या हो गया, रिफॉर्म पीरियड के टाइम पर गिरना शुरू हो गया, क्योंकि यही सारी चीज़ें ग्रीन रिवॉल्यूशन में तो ली गई थी, अपना एक अच्छा रोल प्ले किया था, लेकिन जब रिफॉर्म हुआ तो रिफॉर्म में ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, फॉल होने लगी, गिरने लगी। फर्दर द रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी हटा दिया, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, which has severally affected the small and marginal farmers, जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। This sector has been experiencing a number of policy changes such as reduction in import duties on agriculture products, removal of a minimum support price। देखो कितने सारे चेंजेस हुए हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को ख़त्म किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म किया गया। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होती है जो कम से कम गवर्नमेंट पे कर देती है, ये इन डिटेल आप सेकंड बुक में पढ़ोगे। एंड लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे लगे थे उसको भी कम किया गया, उसको भी लिफ्ट किया गया, यानी कि ऊपर किया गया, और यानी कि रिस्ट्रिक्शंस और लगाए गए। तो दीज हैव एडवर्सली अफेक्टेड इंडियन फार्मर्स, ये सभी क्या करता है, इंडियन फार्मर को अफेक्ट करता है, और दे नाउ हैव टू फेस इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कंपटीशन। इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कंपटीशन इनको क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। मोर ओवर बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटजीज इन एग्रीकल्चर देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टूवर्ड्स प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप्स इन लीव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। दिस पुट्स प्रेशर ऑन प्राइसेस ऑफ गुड फूड ग्रेन्स। अब आप ये भी सोचिए कि एक्सपोर्ट वगैरह पॉलिसी होने की वजह से लोगों ने ज़्यादातर फोकस किस पे किया, कैश क्रॉप पर फोकस करना शुरू कर दिया। कैश क्रॉप यानी कि जो जिनको बेचकर तुरंत कैश मिल जाए, जैसे कि टी वगैरह जो है, बिवरेजेस वगैरह जो होते हैं, ये सभी कैश क्रॉप्स कहलाते हैं। फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स को बेचा गया। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन देखा जाए तो कम करना शुरू कर दी, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट इतना नहीं होता था जितना कैश क्रॉप्स का होता था, तो लोग इस पे ज़्यादा फोकस करने लगे। तो दिस पुट्स प्रेशर ऑन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, और यही चीज़ जो है फूड ग्रेन के प्राइसेस पर प्रेशर बनाने लगी। ठीक है, और देखते हैं इसमें रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री। अब देखते हैं इंडस्ट्रीज़ पे क्या फ़र्क पड़ा, इंडस्ट्रीज़ में क्या चेंजेस आए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी देखा जाए तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, वो भी धीरे धीरे होने लगी, यानी कि डिक्रीज़ करने लगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू वेरियस रीजंस सच एज चीपर इम्पोर्ट्स, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे उनके कई रीज़न थे जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हो गई वो स्लो हो गई। क्या कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे इनएडिक्वेट अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होने लगा, यानी कि ज़्यादा लोग खर्चा नहीं करते थे। ठीक है, और चीपर इंपोर्ट हो गया, इसलिए लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया उन लोगों ने। तो इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड developing countries are compelled to open up their economies to grow greater flow of goods
ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्या हो गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, जो जैसे इंडिया है, इन लोगों ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को खोल दिया कि जिससे कि गुड्स का फ्लो होना शुरू हो जाए विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एंड कैपिटल का भी फ्लो होना शुरू हो जाए फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड रेंडरिंग देयर इंडस्ट्रीज वल्नरेबल टू इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है। चीपर इम्पोर्ट्स हैव दस रिप्लेस्ड द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। और चीपर रेट में जो इम्पोर्ट्स होते हैं उन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स का। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स, यानी कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इम्पोर्ट से कंपटीशन फेस करना शुरू कर दिया इम्पोर्टर्स से। और द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग पावर सप्लाई हैव रिमेंड इनएडिक्वेट ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई, जैसे कि पावर सप्लाई वगैरह, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन इज दस ऑफन सीन अ क्रिएटिंग कंडीशन फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज दैट एडवर्सली अफेक्ट द लोकल इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से यही हुआ कि जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था वो भी अफेक्ट करा, और अफेक्ट करने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो भी अफेक्ट करी, लोकल इंडस्ट्रीज़ भी इससे अफेक्टेड हुई। तो मोर ओवर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट्स बिकॉज ऑफ हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स। देखो अब इन बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में कोई उनका एक्सेस नहीं है, अच्छी तरीके से वो अपना माल भेज नहीं सकती क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर्स लगे हुए हैं वहाँ पर। For example, although all quota restrictions on exports of textiles and clothing have been removed in India, जितने भी restrictions लगे हुए हैं किस पर, on exports of textiles के एक्सपोर्ट पर और क्लोथिंग पर, उसको इंडिया से रिमूव कर दिया गया। USA has not removed their quota restrictions on import of textiles from India and China। USA ने जो कोटा रिस्ट्रिक्शंस था उसने रिमूव ही नहीं किया। ठीक है, इंडिया ने तो कर दिया, लेकिन देखो यूएसए ने किया ही नहीं। यूएसए एक डेवलप्ड है और इंडिया एक डेवलपिंग है। ठीक है, यूएसए ने हटाया ही नहीं इंडिया और चाइना के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSEs, यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए वो डिसइन्वेस्टमेंट का एक टारगेट फिक्स करती है। डिसइन्वेस्टमेंट आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं पता तो फिर प्रीवियस लेक्चर्स देखिए। फॉर इंस्टेंस इन 1991-92 इट वाज टारगेटेड टू मोबिलाइज 2500 करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। उन्होंने कहा कि भैया हम 91-92 में क्या करेंगे कि एक टारगेट उन्होंने फिक्स किया कि 2500 करोड़ रुपए हम डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या कर लेंगे, ले लेंगे, मोबिलाइज कर लेंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट वॉज एबल टू मोबिलाइज, और गवर्नमेंट एबल भी हो जाती है कितना लेने के लिए, 3040 करोड़, मोर देन द टारगेट से भी ज़्यादा। ठीक है, गवर्नमेंट कितना लेने के लिए आ जाती है, तो 3040 करोड़। ठीक है, टारगेट से भी ज़्यादा उनको मिल जाता है, एबल हो जाती है। अब 2014-15 में वो टारगेट फिक्स करती है 56,000 करोड़ का, वेयर एज जो अचीव करती है वो 34,500 करोड़ करती है। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट the assets of PSEs have been undervalued and sold to the private sector। PSEs ने कहा, क्रिटिक्स ने कहा कि भैया जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को क्या किया गया, कम करके प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। तो दिस मीन्स दैट देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल लॉस टू दी गवर्नमेंट। इससे क्या पता चलने वाला है, इससे ही पता चलेगा गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। मोर ओवर the proceeds from disinvestment were used to offset the shortage of government revenue rather than using it for the development of PSEs and building social infrastructure in the country। अब ये बताओ, कोई चीज़ 5,000 करोड़ की है, आप उसे 4,000 करोड़ में बेच दे रहे हो, इससे नुकसान किसका, गवर्नमेंट का ही तो है। ठीक, तो ये भी चीज़ें, ये थोड़ा क्रिटिसिज्म था इस चीज़ का, डिसइन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसीज़। Economic reforms have placed limits on the growth of public expenditure, especially in social sectors। इकोनॉमिक रिफॉर्म ने क्या किया, एक लिमिट लगाया ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर की ग्रोथ पर
स्पेशली इन सोशल सेक्टर, यानी कि सोशल सेक्टर पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते थे उस पर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। द टैक्स रिडक्शंस इन द रिफॉर्म पीरियड एम्ड एट यील्डिंग लार्जर रेवेन्यू एंड कर्व टैक्स इवेशन हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। यानी कि उन्होंने ये कहा कि भैया हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टैक्स रेवेन्यू, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दी टैक्स रिडक्शंस इन दी रिफॉर्म पीरियड एम्ड एट यील्डिंग लार्जर रेवेन्यू। टैक्स रिडक्शन इसलिए किया गया जिससे कि लार्जर रेवेन्यू को अर्न किया जा सके और टैक्स इवेशन को कम किया जा सके। हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन दी टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स रिडक्शन कर दिया गया तो फिर क्या गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू वो बढ़ेगा? नहीं, वो बल्कि क्या हो गया, कम हो गया। ऑल्सो द रिफॉर्म पॉलिसीज इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शन हैव कर्टेल्ड द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज़। अब इससे रिफॉर्म पॉलिसीज इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शन की, जिसमें टैरिफ रिडक्शन इन्वॉल्व था, हैव कर्टेल्ड द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज़। उसने क्या किया, कर्टेल कर दिया, यानी कि कट कर दिया द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम ड्यूटीज़ के थ्रू जो रेवेन्यू को क्या किया जा सके, अर्न किया जा सके, उसको क्या किया, कम कर दिया। ठीक है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्स इंसेंटिव्स वर प्रोवाइडेड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो इसलिए उनको टैक्स इंसेंटिव्स दिया गया, किनको, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, विच फर्दर रिड्यूस द स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज़। जिसने क्या किया, टैक्स रेवेन्यू को फर्दर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, जिसने क्या किया, फर्दर रिड्यूस कर दिया। दिस हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर। इसने क्या किया, इसी ने एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट, वेलफेयर एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंटल फंक्शंस जो थे उनको इसने क्या किया, एडवर्सली इफेक्ट डाला उस पर। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज हैज़ प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट बोथ फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। यानी इंडिया और अदर कंट्रीज़ के लिए इसने क्या किया, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट डाले। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ अ ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। कुछ कहते हैं कि भैया इससे अपना फ़ायदा ही है, हमें ग्लोबल मार्केट मिल गया, ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी मिल गई और इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनकी पॉसिबिलिटीज़ मिल गई टू बिकम इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल एरिना, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए। तो ये पूरा का पूरा हमारा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का पूरा चैप्टर था, है ना। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ और भी कंक्लूजन्स इन्होंने दिए हुए हैं, ये आप रीड कीजिएगा। आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कौन कौन से क्रिटिसिजम्स आए। ठीक है, मैं ज़्यादा लेक्चर को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप लोग बोर फील करने लगते हैं। थोड़ा आप रीड कीजिएगा, बेसिक आइडियाज़ आपको लग ही चुके हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस, इसके अब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट मैं आपको कुछ होमवर्क में दे दूँगा क्वेश्चंस, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।